डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल और जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस जानेंगे यानी कि अंतर जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच अंतर को हम लोग स्पष्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो पादप कोशिका के अंदर में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखते हैं, पादप कोशिका का आकार और आकृति निश्चित करने के लिए जो है कोशिका भित्ति पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है और इस वजह से इसका आकार जो है वो अनिश्चित होता है। हालांकि सबका अनिश्चित नहीं भी होता है, कुछ का अनिश्चित होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करेंगे तो हमारा जो WBC होता है उसका आकार जो है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, तो ये सिंपल आप लोगों को ध्यान रखना है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। बस आप सिंपल लिखेंगे इतना ही। ठीक है, ज्यादा इसमें जो है हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि क्यों होता है। वैसे देखो, कोशिका भित्ति जो है ये कोशिका को और ज्यादा शक्ति प्रदान करता है। तो चूंकि पादप कोशिकाएं जो होती हैं, चूंकि पौधे जो होते हैं उनको एक ही जगह पर रहना है और इस वजह से इनको जैसा भी कंडीशन हो, इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि जो है आंधी हो, तूफान हो, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो, गर्मी हो, जो भी हो, इन सभी वेदर कंडीशनों में जो है पौधा एक ही जगह पर रहता है। तो इन सभी इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचने के लिए उसको जरूरत है कि उसके जो भी कोशिकाएं होती हैं वो सभी के सभी जो है बाहर से सख्त हो। तो उसी शक्ति को बरकरार रखने के लिए पादप कोशिकाएं जो होती हैं उनमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। साथ ही साथ ये आकार और आकृति भी निश्चित करता है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये भी सही है, बट ये भी जरूरी है कि कोशिका भित्ति जो है वो शक्ति प्रदान करता है। तो हम कारण ये भी बताएंगे। जबकि ये जो जंतु कोशिका होते हैं तो इनमें जो है इतना शक्ति का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपनी सुविधा के अनुसार इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचने के लिए जगह को चेंज कर सकते हैं। यानी जहां गर्मी ज्यादा है वहां से ये हट सकते हैं और जहां पर ठंडी है वहां पे ये जा सकते हैं। जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है वहां से हट करके ये छिप सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं अगला कारण। तो देखो, पादप जो कोशिकाएं होती हैं उनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। हालांकि सब में तो नहीं बात की जाए, लेकिन मैक्सिमम में जो है ये नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाए जाते हैं। फिर देखते हैं अगला अंतर क्या है। तो अगला अंतर ये है कि पादप जो कोशिकाएं होती है वो मुख्य रूप से चतुर्भुजाकार होती है। ठीक है, जैसा कि आप लोग स्ट्रक्चर में अभी मैं अब आपको दिखाऊंगा। वही बात करेंगे जंतु कोशिका में, तो जंतु कोशिका जो होती है वो आपका जो है अलग अलग आकार का हो सकता है। नॉर्मली जो है मैक्सिमम देखने को मिलता है कि वो जो है आपका गोलाकार या फिर अंडाकार, इस तरीके से मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। जबकि जो पादप कोशिकाएं होती है वो मुख्य रूप से चतुर्भुजाकार होती हैं, यानी कि जो है वो जो है आपका काफी इस तरीके से, जिस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ना कि यहाँ पर से जो है ये एक चतुर्भुज के टाइप का तो नहीं, लेकिन ये सख्त लग रहा है, जैसे कि ये जो है आपका बहुत सारे रेखाखंडों से जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है, गोलाकार इसको नहीं कह सकते हैं। तो देखो, ये जो पादप कोशिका है उसका एक डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है नीचे की तरफ में यहाँ पर, और जंतु कोशिका का एक डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। तो खैर, डायग्राम के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो है हम लोग इन दोनों ही कोशिकाओं के बीच में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। तो लास्ट अंतर ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि गोल्जी उपकरण जो होता है वो पादप कोशिका में पूर्ण रूपेण विकसित नहीं होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, जबकि जंतु कोशिका में जो है ये गोल्जी उपकरण उपस्थित होता है और ये पूर्ण रूप से विकसित होता है। देखो, तो जब हम बात कर रहे हैं पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, तो गोल्जी उपकरण का जो यूनिट
पादप कोशिका में पाया जाता है उसको हम लोग डिक्टियोसोम कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखना है, डिक्टियोसोम किसमें पाया जाता है? तो डिक्टियोसोम जो है यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, डिक्टियोसोम। तो डिक्टियोसोम जो होता है वो पाया जाता है पादप कोशिका में, जबकि गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी उपकरण कह सकते हैं हम लोग, ये जो है आपका जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, हम लोग डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते थे कि पादप कोशिका में डिक्टियोसोम पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण पाया जाता है। ये भी सटीक आंसर है। इसी बात को जो है यहाँ पे पूर्ण रूप से विकसित नहीं लिखा हुआ है और यहाँ पे पूर्ण रूप से विकसित कर दिया है। तो बात एक ही है, अपना अपना लिखने का, बताने का, समझाने का तरीका है। ठीक है, तो आपने जाना कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में क्या अंतर होता है। अब चलिए इन दोनों ही कोशिकाओं के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हो, यहाँ पर दोनों का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। देखो सबसे पहले तो इसमें अगर बात करेंगे हम लोग पादप कोशिका में, तो सबसे बाहर में जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर पीला वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या है? तो ये जो है आपका कोशिका भित्ति है, यानी कि सेल वॉल है। तो ये हो गया सेल वॉल। अब इस सेल वॉल के अंदर में देखेंगे तो जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है वो है सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आपका जो है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, और उसके बगल में जो है वो सेल वॉल हो गया। चलिए इसको एक बार फिर से मैं आप सभी को समझाता हूँ दूसरे कलर से, थोड़ा सा उतना साफ आप लोगों को हो सकता है कि दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखो सबसे बाहर में देखेंगे तो यहाँ पर जो पीला वाला दिख रहा है ना, तो इस पीले वाले को हम बोलते हैं सेल वॉल, और इस सेल वॉल के जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो ये जो सेल वॉल है इसके ऊपर में उसके बगल में एक और सेल है, तो वो हो गया एडजेसेंट सेल वॉल, यानी कि ये किसी दूसरे सेल का वॉल हो गया। यानी कि देखो यहाँ पर एक सेल वॉल और इसके ऊपर में यहाँ पर एक जो दूसरा सेल होगा उस सेल का भी वॉल है। ठीक है, तो ये दूसरे का जो है वो एडजेसेंट सेल वॉल हो गया। तो ये हो गया बाहर का। अब आते हैं उससे अंदर में, तो उसके अंदर में जब आएंगे तो आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म, यानी कि यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको थोड़ा सा ब्लू के टाइप में, तो ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में जो है बहुत सारी चीजें होती है, यानी कि लिक्विड से लेकर के उसमें जो बहुत सारे ऑर्गेनल होते हैं। जो सबसे बड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो क्या है? तो वो जो है आपका वैक्यूल है, और वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो मैंने आप सभी को पढ़ाया है कि वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये सारी फैक्ट्स आप लोगों को ध्यान रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बगल में आपको दिख रहा है यहाँ पे गोलाकार एक रचना, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये हो गया आपका जो है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर में यहाँ पर जो है डार्क एक पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखो कि न्यूक्लियस के चारों ओर में जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें कि बहुत सारे पोर होते हैं, उसको लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखो। अब देखो आगे कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इससे ही जुड़ा हुआ आपका जो है कुछ नलिका, मतलब इरेगुलर नलिकाओं से मिलकर के बनी हुई एक रचना होता है, उसको हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब इसके अलावा देखोगे तो ये इसके अलावा जो है आप लोगों को यहाँ पे गोल्जी एपरेटस दिखाई दे रहा है इस न्यूक्लियस के बगल में। तो ये आपका गोल्जी एपरेटस भी पाया जाता है प्लांट के अंदर में, जो कि डिक्टियोसोम कहलाता है, चूंकि ये पूर्ण रूपेण डेवलप नहीं होता है। ठीक है, अब इसके अलावा आते हैं तो देखो इसमें जो है आपका यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में जो है थाइलेक्वाइड होता है। थाइलेक्वाइड पर जो है आपका क्लोरोफिल होता है, और वही क्लोरोफिल जो सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट दिख सकते हो, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। बगल में यहाँ पर जो डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये सभी के सभी जो है आपके राइबोसोम है। तो इस प्रकार से आपने जो है प्लांट सेल के अंदर में कौन कौन से ऑर्गेनल होते हैं और कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपने समझा। अब आते हैं हम लोग
एनिमल सेल के अंदर में। तो एनिमल सेल के अंदर में देखो सबसे बाहर में जो है आपका एक मेम्ब्रेन हो गया, इसके इसमें जो है आपका सेल वॉल नहीं होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये मेम्ब्रेन हो गया, हालांकि इसके ऊपर जो है माइक्रोविलाई भी यहाँ पे दिखाया गया है, तो माइक्रोविलाई भी जो है कुछ सेल में होते हैं, तो ये चीजें ध्यान रखो। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर में जो घिरा हुआ द्रव्य है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये हो गया आपका जो है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में जो है लिक्विड होता है उसको सेल सैप बोलते हैं, और इसके अलावा जो है कुछ ऑर्गेनल होते हैं, सेल इंक्लूजन होते हैं, उन सभी के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो है कुछ साइटोस्केलेटन्स हैं, इसके अलावा जो यहाँ पर गोल्जी का इमेज दिखाया गया, यानी गोल्जी बॉडी का इमेज यहाँ पे दिखाया गया न्यूक्लियस के बगल में, ठीक है। और इसके अलावा अब चलो सबसे बीच वाले भाग में जाते हैं। तो देखो सबसे बीच वाले भाग में जो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिखाया गया है, जिसके चारों ओर में जो है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और इसके बीचों बीच में जो है आपका वो होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोलस है इसके बाहर में, और न्यूक्लियस जो है यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में आपका जो न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म जो में जो है आपका बहुत सारा क्रोमैटिन नेटवर्क रहते हैं, यानी क्रोमैटिन जो है आपका फाइबर फैला हुआ होता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कैरियोन बोला हुआ है, और कैरियोन का मतलब तो न्यूक्लियस होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। अब देखो इसके दोनों तरफ में, यानी कि बगल में देखोगे तो इसके बगल में जो है आप लोगों को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक जो है आपका स्मूथ और एक जो है आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देगा। तो यहाँ पर जहाँ पर डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, ये आपका जो है ये रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। वहीं जो चिकना यहाँ पे ग्रीन ग्रीन सा दिखाई दे रहा है, तो ये जो है आपका वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को थोड़ा सा सेपरेट इस फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी फिगर में जो है आपका एक ही जैसा दिखाई देगा, कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये राइबोसोम्स जो है वो आपके रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में दिखाई देते हैं, साथ साथ सेपरेट अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखो। तो राइबोसोम जान लिया आपने। अब देखो यहाँ पे जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जो कि आपका पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, ठीक है। अब देखो इस न्यूक्लियस के बगल में जो आपका सेंट्रियोल होता है, जो कि आपका सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो इस प्रकार से आपने जो है प्लांट सेल के अंदर में और एनिमल सेल के अंदर में कौन कौन से ऑर्गेनल होते हैं ये आपने समझ लिया। अब चलिए आपके लिए कुछ होमवर्क देते हैं। चूंकि देखो ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग क्या करना है कि अपने किताब में जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं उन सभी को बना लेना, साथ ही साथ यहाँ पर से भी कुछ मैं क्वेश्चन आंसर आपको दे देता हूँ, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सबसे पहले तो अति लघु प्रश्नोत्तर है। तो अति लघु प्रश्नोत्तर में आपको जो है 11 तो दिए हुए हैं, इसमें कुछ को जो है भरना है और कुछ का जो है आपको नाम बताना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हो जाएगा सबसे बड़ी कोशिका का नाम, दूसरा हो जाएगा अमीबा जो है वो कैसा जंतु है, तीसरा हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली का जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है वो किसने दिया था, साथ ही साथ चौथा क्वेश्चन हो जाएगा कोशिका के अंदर में कोशिका द्रव्य का इधर उधर जाना क्या कहलाता है, पांचवा क्वेश्चन है कौन सा अंगक कोशिका की कोशिका भट्ठी कहलाता है, छठा क्वेश्चन है कौन सा अंगक कोशिका का केंद्र यानी कि हेड क्वार्टर कहलाता है, सातवां क्वेश्चन हो जाएगा कौन से अंगक में एटीपी के उत्पादन के लिए एंजाइम होता है, आठवां क्वेश्चन है कोशिका के कौन से भाग में विशेष प्रोटीन पाई जाती है, नौवां क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा अंगक पाचक थैली यानी डाइजेस्टिव बैग कहलाता है, और 10वां क्वेश्चन है कौन सा अंगक कोशिका का प्रासरण दाब बनाए रखता है, 11वां क्वेश्चन है रंगीन लवक किसे कहते हैं यानी क्या क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है कुछ अति लघु प्रश्नोत्तर हो गए, जिनका कि एक शब्द में आपको उत्तर देना है, या फिर ज्यादा तो एक वाक्य में। सबसे बेहतर है आप एक शब्द में आंसर दीजिए, और जिसका क्वेश्चन WH वर्ड के साथ में किया गया उसका आप लोग जो है एक लाइन में भी आंसर कर सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका कि 2-3 लाइन में आप लोग उत्तर दे सकते हो। तो इसका जो है इसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, और पहला क्वेश्चन है प्रोटोप्लाज्म का संगठन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कोशिका क्या है, तीसरा क्वेश्चन विसरण और प्रासरण में क्या अंतर है, चौथा क्वेश्चन कौन सी झिल्ली वर्णात्मक प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है, पांचवा क्वेश्चन है क्रिस्टी क्या है, छठा क्वेश्चन गोल्जी बॉडी के दो काम बताना है,
7वां क्वेश्चन है पादप कोशिका में कौन कौन से लवक होते हैं, और 8वां क्वेश्चन है लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है। अब चलते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो देखो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो है कुल आपको 5 दिए गए हैं। तो इन पांचों को देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत किसने दिया, इससे क्या पता चलता है, कौन सा जीव इस सिद्धांत का अपवाद है। दूसरा क्वेश्चन है केंद्रक का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर इसके मुख्य कार्यों के बारे में बताइए। तीसरा क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर कार्य बताएं। चौथा क्वेश्चन है अंतःद्रव्यी यानी कि अंतःप्रद्रव्यी जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नामांकित चित्र बनाइए और इसके मुख्य कार्य प्रकार और अंतर भी बताइए। पांचवा क्वेश्चन है पादप कोशिका व जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए यानी कि अंतर बताइए। तो ये कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया इस चैप्टर के लिए, जिसका कि शीर्षक था कोशिका। आप अपने किताब में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको ही बनाइए और इसको भी बनाइए, दोनों ही बनाइए, और अपने डेट वाइज बनाइए और अपने नोटबुक में सुरक्षित रखिए। जब स्कूल खुलेगा तो चेक किया जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर के बाद जो हम लोग उत्तक वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।